हेलो क्लास 9। हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी चैप्टर 9 कर रहे थे। आज हम लोग यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया मेडिसिन प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक्स, सेरम और वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। बैक्टीरिया की मदद से एंटीबायोटिक्स, सेरम और वैक्सीन्स मेडिसिन फील्ड में ह्यूमन डिजीज को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो पहला टॉपिक एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एन एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which can stop the growth of some disease producing bacteria and fungi। एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगी के ग्रोथ को रोकता है। तो ये हो गए एंटीबायोटिक का डेफिनेशन विद फंक्शन। मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें से कुछ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन, ये काफ़ी डॉक्टर्स यूज करते हैं। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था और बाकी सब एंटीबायोटिक से ये अलग है। एंटीबायोटिक्स प्राइमरीली बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, पर यह पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो बना था ये फंगस से बना था। ये एक मोल्ड फंगस है। इसकी भी एक कहानी है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ बैक्टीरिया को लैब में कल्चर कर रहे थे। कल्चर करना का मतलब होता है लैब में आर्टिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेल डिवीजन करके ग्रो करवाना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे जब एक्सीडेंटली अचानक पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस उस कल्चर में गिर जाता है और ये देखा जाता है कि पेनिसिलियम नोटेटम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। यहीं से पहला एंटीबायोटिक मेडिकल यूज के लिए हमें मिला और इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। यानी पेनिसिलियम नोटेटम ने जो सब्सटेंस प्रोड्यूस किया था जिसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ रुक गई थी, उस सब्सटेंस को हम लोगों ने नाम दिया पेनिसिलिन और यही पहला एंटीबायोटिक था। इसके बाद जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेल्मन वॉक्समैन द्वारा आविष्कार किया गया था और ये एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बना है। यहाँ कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स के एक चार्ट दिया गया है। जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक मोल्ड पेनिसिलियम क्रायोसेजेनम से बना है जो टेटनस और डिप्थेरिया जैसे बीमारियों के लिए यूज हुआ था। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और ये ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज के लिए काम में आता है। वहीं क्लोरोटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियन से नाम के बैक्टीरिया से मिलता है हमें और ये टाइफाइड में काम आता है। इराइथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथियस नाम के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और ये रिकेटेशियल फीवर में हम लोग यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एंटीबायोटिक का तो पहला ही फंक्शन है कि वो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और फंगी के ग्रोथ को रोक देना, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये एंटीबायोटिक का
प्राइम फंक्शन है। इसके अलावा एक अच्छा एंटीबायोटिक और भी कुछ रोल प्ले करते हैं। जैसे ये एक अच्छा एंटीबायोटिक बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों शरीर में, जो बैक्टीरिया और फंगस ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में, उन्हें भी वो मार डाले। यानी बैक्टीरिया के साथ साथ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर सकते हैं उनको भी वो जिंदा ना रखे, जैसे कि हम बीमार ना हो। यानी आपका एक अच्छा एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब मोर यूजफुल देन only killing bacteria and fungi. It should have some extra killing property of killing harmful microorganisms in the body. दूसरा जो यहाँ क्राइटेरिया एक गुड एंटीबायोटिक का दिया है कि इसके अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, यानी बहुत कम या ना के बराबर साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। और तीसरा एक अच्छे एंटीबायोटिक का क्राइटेरिया या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं, होस्ट बॉडी में, उन्हें वो ना मार दे, उन्हें वो जीवित रखे, उन पर वो हार्श ना हो। तो अपार्ट फ्रॉम किलिंग और causing a stop to the growth of disease producing bacteria and fungi, these are the three other criteria of a good antibiotic. कुछ और यूज एंटीबायोटिक्स है जो हम लोग अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये तो हो गए आपके डिजीज प्रोड्यूस ना हो, डिजीज को कंट्रोल करने वाले रोल, ये एंटीबायोटिक का हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकता है एंटीबायोटिक? तो इसके अलावा एंटीबायोटिक एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जा सकता है, जहां वो फ्रेश मीट और फिश को बचा कर रखता है बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से, जैसे कि उसमें बैक्टीरिया और फंगी ना ग्रो करें। इसके लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर छिड़क देते हैं। एनिमल फीड में जो जानवरों को चारा के रूप में खिलाया जाता है उन्हें, उनमें भी एंटीबायोटिक्स का डालना, जैसे कि उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना फैले, इसलिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और लास्ट आता है प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में काम आता है। दूसरा जो रोल है बैक्टीरिया का मेडिसिन में, वह है सेरम प्रोडक्शन में। सेरम क्या है? जब ब्लड से लिक्विड पार्ट प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है जिसमें फाइब्रिनोजन हो, यानी ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा जिसमें से फाइब्रिनोजन हो वो निकाल लिया जाए अगर, तो जो बचता है वो है सेरम। सेरम बनाने के लिए आपको अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड रख दिया जाए और थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में क्लॉटिंग देखने को मिलता है और उस क्लॉटिंग के ऊपर एक क्लियर लिक्विड मिलेगा। वो क्लियर लिक्विड जो स्ट्रॉ कलर का एक लिक्विड होता है वही है सेरम। इस सेरम में आपको ब्लड प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन है वो नहीं होता, इसके वजह से वो क्लॉट नहीं करता है और सेरम जो है वो यूज किया जा सकता है बैक्टीरियल इन्वेशन से बॉडी को बचाने के लिए। सेरम प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस है वो अभी अभी बताया गया कि आप ब्लड में एक टेस्ट ट्यूब में अगर लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में अगर आप छोड़ दें कुछ देर के लिए तो ब्लड क्लॉट कर जाएगी और एक स्ट्रॉ कलर का एक क्लियर लिक्विड जो है उसके ऊपर दिखेगा, वही आपका सेरम है। अब ये सेरम हम लोग कोई भी ब्लड से अगर लेते हैं तो वो यूजफुल नहीं होगा। तो हम लोग सेरम क्यों लेते हैं? पर्टिकुलरली सेरम जो यूज होता है वो किसी भी तरह के एंटी टॉक्सिन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंटी टॉक्सिन्स क्या हैं? एंटी टॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पॉइजन या टॉक्सिन के प्रभाव को हमारे शरीर में कम करता है।
जैसे अगर कोई स्नेक बाइट कर ले या अगर कोई स्कॉर्पियो अगर काट लेता है तो हमारे शरीर में जो पॉइजन चली आती है उस पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटी टॉक्सिन या एंटी वेनम जो हम लोग इंजेक्शंस लेते हैं वो सेरम से बनता है। ये बनाया जाता है कैसे? तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स, काऊ, वो हेल्दी स्पेसीज जो होता है उस हेल्दी स्पेसीज में हम लोग बार बार थोड़े थोड़े अमाउंट में इस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पॉइजन्स हैं, वो उनके शरीर में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एक बार में पूरा नहीं दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है और इसमें ड्यूरेशंस बीच में मेंटेन होता है। तो ये टॉक्सिन्स जब उनके शरीर में जाती है तो इस टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में ये जो एनिमल्स हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंडीशंस में होते हैं तो इनके अंदर इम्यून शक्ति ज़्यादा होता है, तो ये एंटी टॉक्सिन्स बनाने लगते हैं और ये जो एंटी टॉक्सिन्स इनके शरीर में बनता है ये उस पॉइजन के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे करके बार बार ये जब उनके शरीर में जाता है तो उनके शरीर में जो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रिवेलेंट हो जाते हैं और फिर किसी भी तरह से वेनम अगर उनके शरीर में जाए तो वो उससे फाइट करने के लिए उनका ब्लड जो है वो एंटी टॉक्सिन्स उसमें हमेशा मौजूद होता है। हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे हॉर्स, ऐसे काउस जो हेल्दी कंडीशन में है उनके शरीर में जिस तरह से एंटी टॉक्सिन्स बना वो एंटी टॉक्सिन्स हम लोग यूज करते हैं और इन्हीं एंटी टॉक्सिन्स को हम लोग स्नेक बाइट या स्कॉर्पियो बाइट के केस में हम लोग एंटी वेनिन इंजेक्शन के रूप में शरीर में डालते हैं, जैसे कि वो उस टॉक्सिन का असर को कम कर दे। जेनेटिक इंजीनियरिंग लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन जीन्स को बैक्टीरिया में ग्रो करवाने में मदद हुए हैं, जिसके वजह से बहुत से बीमारियों के लिए हम लोग दवाइयाँ पाए हैं और सेरम जहाँ यूज़फुल है उसी तरह से हॉर्मोन्स को भी हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई जो ज़्यादातर हमारे इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं, ये एस्चेरिचिया कोलाई में जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से उनके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो ह्यूमन जीन्स है वो उनमें डाल दिया जाता है और जब इस तरह के एस्चेरिचिया कोलाई को बैक्टीरियल कल्चर किया जाता है आर्टिफिशियली, तो ये बैक्टीरियल कल्चर में सेल डिवीजन से नए नए जो सेल्स बनते हैं वो उस ह्यूमन जीन को क्लोन कर लेते हैं, जिसके वजह से वो इंसुलिन जैसे हार्मोन प्रोड्यूस करने लगते हैं। फिर ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये ऐसे ह्यूमन बींग्स के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर बॉडी इंसुलिन ज़्यादा ना बना रही हो या ब्लड शुगर लेवल जो है हाई है और इंसुलिन उसके शरीर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ना हो, तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नली वो इंसुलिन उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं जैसे कि उसके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। तो जहाँ सेरम यूजफुल है एंटी टॉक्सिन्स बनाने के लिए, वहीं हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करके ह्यूमन जीन से हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। कुछ ऐसे ही सेरम्स हैं जो काम आते हैं, जैसे हेमोफीलिया के दो टाइप्स हैं, हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी। ये जो हेमोफीलिया है, ये हेमोफीलिया के लिए हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और हेमोफीलिया बी के लिए फैक्टर 9, ये भी हम लोग बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके जेनेटिकली उसे क्लोन करवाकर उनके सेरम से हम लोग इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोग सेरम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो बीमारियां जो हैं वो ट्रीट किया जा सके, उन्हें हम लोग ठीक कर सकें। वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स ऐसे जर्म्स हैं जो बीमारी फैला सकते हैं, लेकिन इन वैक्सीन्स को जब हम लोग शरीर में डालते हैं तो ये जो जर्म्स हैं ये 3 तरह से हम लोग शरीर में इंजेक्ट करते हैं। सो वैक्सीन्स एक्चुअली जो है वो जर्म्स हैं, लेकिन ये जर्म्स कैसे हैं? तो आइदर दे आर किल्ड जर्म्स और दे आर लिविंग बट दे आर सो वीकेंड दैट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू
क्रिएट एनी डिजीज इन द बॉडी। और तीसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियली क्लोन किया हुआ जर्म्स को शरीर में डालना, जैसे कि वो एंटीबॉडीज बना सके। तो वैक्सीन जब भी शरीर के अंदर जाएगा तो वो शरीर के अंदर जाते ही एंटीबॉडीज बनाने लगता है, और जो जर्म्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से शरीर में डिजीज हो सकता है, उन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उस इन्वेडिंग जर्म्स द्वारा जो पॉइजन या टॉक्सिन शरीर में बन रहा है उसे रोक सके। तो ये एंटी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में उस बीमारी को बढ़ने से रोक देता है और इस तरह से हमें उस बीमारी से बचाता है। एक बार अगर शरीर में इस तरह के एंटी टॉक्सिन्स बन जाए तो वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं शरीर में, और कुछ ऐसे एंटी टॉक्सिन्स हैं जिन्हें कुछ ड्यूरेशन में, कुछ महीने के बाद फिर से लेना पड़ता है, जैसे कि वो वापस शरीर में बने रहें। तो वैक्सीन्स आर एक्चुअली जर्म्स विच have lost their capacity of infection, and the process by which you inject the vaccine into the body is called vaccination। यानी शरीर में वैक्सीन को डालना ये वैक्सीनेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग किसी भी तरह के पर्टिकुलर डिजीज से डेवलप कर सके रेजिस्टेंस को, और वो डिजीज हमें ना हानि पहुंचा सके। यानी हम लोग उस वैक्सीन्स को इसीलिए शरीर में डालते हैं जैसे कि वो एंटी टॉक्सिन्स बना सके और हमें बीमारियों से बचा सके। कुछ वैक्सीन्स में आपको याद रखना है, जैसे किल्ड बैक्टीरिया टैब वैक्सीन के लिए यूज होता है। टैब वैक्सीन जो है वो टाइफाइड में हम लोग यूज करते हैं, और ये टाइफाइड बीमारी के लिए जो वैक्सीन हम लोग टैब बोलकर शरीर में डालते हैं, ये असल में किल्ड बैक्टीरिया है जो इस बीमारी से हमें बचाता है। उसी तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन जो है, जिसे जन्म टीका भी बोलते हैं, ये दिया जाता है। जो ये लिविंग बैक्टीरिया सेल्स हैं पर वीकेंड है, यानी बीमारी को बहुत बड़े मात्रा में शरीर में नहीं बढ़ा सकते। बस ये डिजीज कॉजिंग होने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट जैसे बुखार ये सब देखने को मिलता है, लेकिन फिर जब ये वैक्सीन शरीर में जाता है तो एंटी टॉक्सिन्स बनने की वजह से फिर ये बीमारियों के लक्षण भी ठीक हो जाते हैं, और फ्यूचर में फिर इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। एक और चीज है जो मेडिकल साइंस में बैक्टीरिया के वजह से हम लोग पाते हैं, वो है टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स जो है वो असल में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। यानी एक तरह का ऐसा पॉइजन जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, और जैसे ही ये शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाते ही ये एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जिसके वजह से डिप्थेरिया और टेटनस जैसी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। और ये लॉन्जिविटी इनका जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता, कुछ पीरियड के लिए होता है। उन्हें फिर से जब लगे तो फिर से देना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट से अगर आपका हाथ कट जाए, अगर ब्लड फ्लो होता है तो टेटनस का इंजेक्शन आप लेते हैं। वो टेटनस का इंजेक्शन जो है असल में आप कुछ बैक्टीरिया है, जैसे उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है उससे टॉक्सॉइड जैसे टॉक्सिन्स जो वो प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन्स को आपके शरीर में डाला जाता है, जो टेटनस के साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो ये टॉक्सॉइड्स जो है, असल में इस वर्ड को अगर आप तोड़े तो देखना टॉक्सॉइड्स, टॉक्स का आता है वर्ड का मतलब टॉक्सिन, और ऑइड्स का मतलब होता है लाइक, यानी उसके तरह का। तो ये टॉक्सिन्स होते नहीं है बल्कि टॉक्सिन्स के जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें टॉक्सॉइड्स वर्ड किया गया है, टॉक्सिन्स नहीं बोला जाता। और ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं, शरीर में जाने के बाद इनका रोल शुरू होता है जो एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से आज हम लोग रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन पूरा पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया का रोल एग्रीकल्चर में किस तरह से है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।